साथियों, मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए प्यार का आभार प्रकट करता हूं। सभी को राम राम मालूम हुए। देखो, एक चीज़ थी। लेट्स स्टार्ट। हम सीधा ही स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि ये जो सारा प्रोसेस किया जा रहा है, पहले आपको पूरा मैटर को फिर सिंप्लीफाई करना और सिंप्लीफाई कर करके फिर उसको रिटेंशन करना और रिटेंशन करके फिर उसका एग्जीबिशन करना। ये सारा लर्निंग प्रोसेस है। यदि इस लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत आप कोई से भी प्रोसेस को छोड़ने का प्रयास करोगे तब आप कहीं न कहीं पीछे रह जाओगे। ये कंपटीशन है। कंपटीशन में पूरी अपनी ताकत और जान झोंक देनी पड़ती है। अब एक बात कहूँगा, कल आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। एक चीज़ कह रहा था मैं, हाँ, आपने फॉर्म भर दिए होंगे। आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। 27 यदि लास्ट डेट है तो आज ही भर दीजिए। इसकी लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। आपको पैनिक नहीं होना है इस चीज़ों के लिए। फालतू में किया और अपना फटाफट काम कर दिया। एक विद्यार्थी का फ़ोन आया था कि सर, मैंने अभी तैयारी कुछ नहीं की है, क्या मैं कर सकता हूँ क्या? अरे भाई, आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक ना। आप अपनी तुलना किसी से नहीं करें। किसने कितना पढ़ रखा है, किसने क्या पढ़ रखा है, क्या नहीं पढ़ रखा है। और यदि आप फोकस होकर के आप अपनी तुलना नहीं करें और फोकस होकर के आप काम करेंगे तो 100% रिजल्ट आना है, क्योंकि आप अपने आप में स्वयं में यूनिक हैं। देखो, इसकी एक छोटी सी 1 मिनट लूँगा। एक कहानी है। आइंस्टीन होते हैं। आइंस्टीन क्या होते हैं कि जिस विद्यालय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ये स्कूल के अंतर्गत पढ़ते हैं, वो थोड़े से डल टाइप के होते हैं, ज़्यादा होशियार नहीं होते हैं। तो उनकी मदर को बुलाया जाता है और एक चिट्ठी दी जाती है। उस चिट्ठी पे लिख देते हैं कि आपके बच्चा इतना वीक है कि हम इसको नहीं पढ़ा सकते हैं। दूसरे दिन जब आइंस्टीन स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो अपनी मदर से पूछते हैं कि ये मैं आज स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा जीनियस है, इसलिए उसे स्कूल की आवश्यकता नहीं है, उसे आप घर पे ही पढ़ाएं। और वो घर पे पढ़ते हैं और इतने बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं। साइंटिस्ट बनने के बाद में जब उनकी मदर नहीं रहती है, एक्सपायर हो जाती है, तब वो उसके अंतर्गत देखते हैं जो एक पुरानी सी संदूक है। उस संदूक के अंतर्गत वो पेपर था। उस पेपर पर लिखा हुआ था कि आपका बच्चा डल है। यदि अपन ने डल मान लिया अपने आप को तो डल है, और यदि अपने आपको जीनियस मान लिया तो आप जीनियस हो। तो आप अपने पूरे मनोबल के साथ में और पूरी ताकत के साथ में काम करें। जो ताकत के साथ में काम करता है वो डेफिनेट है कि कहीं न कहीं सफल 100% होना है। इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी मुझे OTS के अंतर्गत मिले। चलो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें अपना जो सिलेबस दिया हुआ है, नगरपालिका के वित्त और नगरपालिका की निधि, कुछ चीज़ें हम आज इसके अंतर्गत पढ़ लेंगे। फिर नगरपालिका का राजस्व रहेगा। जितना भी अपन पढ़ पाएंगे, ट्यूसडे तक जितना पढ़ पाएंगे, वही चीज़ें अपने सिलेबस के अंतर्गत रहेगी, ठीक ना। हो सकता है कि एक दो अपने जो सेक्शन है वो छूट जाएं, और इतनी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है कि उनको बहुत ज़्यादा रफली पढ़ ले, और मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी चीज़ें अपन कर लेंगे, ठीक ना। तो देखो, ये जो योजना है वो सारी आपको चीज़ें दी। ये एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए। एक एक वर्ड याद होगा तभी आप इसके कहीं पे भी कोई चीज़ देखोगे तब आप उसको कैचअप कर लोगे। चलो, हाँ, हम कल का कुछ रिवीजन करते हैं और रिवीजन के साथ में स्टार्ट करते हैं। देखो, रिवीजन के ये कल के शॉर्ट नोट्स पहले बने हुए नहीं थे, उसके बाद में मैंने ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए बना दिए हैं, ठीक नहीं। अब इसमें से कौन कौन सी किस प्रकार से स्लाइड देने का तरीका होता है ये मैं किसी से पूछूंगा, क्योंकि ये एक्चुअली हम टेलीग्राम चैनल पर अभी दे नहीं पा रहे हैं। तो इसको भी किस प्रकार से एक एक दो जो स्लाइड पढ़ाई जा रही है वो स्लाइड आपको दी जाए, वो आपके और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलो, धारा 67 कहती है संपत्ति अर्जित तथा धारण करने की शक्ति, पावर ऑफ एक्वायर। उसको अर्जित कैसे किया जाए, उसको किस प्रकार से नगरपालिका संपत्ति को लेगी, कैसे उसको लेने का जो तरीका है, उसको जो खरीदने का तरीका है, उसको धारण करने का, उसको रखने का जो तरीका है, वो 67 के अंतर्गत दिया हुआ है। तो संपत्ति को अर्जित धारण करने की शक्ति दी हुई है अधिनियम के प्रयोजनों के लिए। अब देखो, किस लिए भाई, ऐसा नहीं कि अपने खुद के हितों के लिए, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए। जो अधिनियम के उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नगरपालिकाओं की सीमाओं के भीतर वो संपत्ति कहाँ ले सकती है, नगरपालिकाओं की सीमाओं के भीतर, बाहर ले सकती है। यदि कोई उसे दान दे तो ले सकती है, यदि वह क्रय करे
खरीद सकती है, और जंगम और स्थावर मूवेबल और इमूवेबल ऐसी संपत्ति भी जो मूवेबल है, जैसे आपको कोई बस लेनी है, नगर पालिका के लिए बस लेनी है, कोई कचरा गाड़ियाँ लेनी है, ठीक ना, क्रय करनी है, तो वो उसकी क्या आएगी, मूवेबल कहलाएगी। और कुछ स्थायी संपत्तियाँ जैसे कोई बाहर से खरीद ले या कोई दान द्वारा दे दे, जो स्थायी संपत्ति के अंतर्गत आती है, इन दोनों को संपत्ति इसके अंतर्गत रखी गई है। अर्थात चल तथा अचल प्रकार की संपत्तियां भी हम इनको कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्टार्ट, ये हुई अपने 67। इसकी जो रिवीजन नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे और कंसाइज हैं, पर आपको देखो सब प्रोसेस से गुजारना जरूरी है। नेक्स्ट है धारा 68। 68 क्या कहती है, संपत्ति का नीत होना, वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो संपत्ति नीत होना किसके अंतर्गत है, नगर पालिका के अंतर्गत कौन कौन सी संपत्ति शामिल होगी, ये इसके अंतर्गत लिखा है। इस धारा में संपूर्ण संपत्ति नगर पालिका में नीत होगी, सिवाय राज्य सरकार द्वारा कोई विशेष रूप से आरक्षित नहीं गई। जैसे ये नगर पालिका बना दी भाई, तो अब इसके अंतर्गत वह सारी भूमि नगर पालिका के अंतर्गत नीत हो जाएगी। एक कंडीशन तो ये होती है कि यदि राज्य सरकार उसके अंतर्गत कोई आरक्षित नहीं कर दे, राज्य सरकार कोई उसको आरक्षित नहीं कर दे, एक तो वो चीज़ उसके अंतर्गत नहीं आती। यदि वो कोई रिजर्व कर देती है जमीन, तो वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगी। दूसरी चीज, एक वह भूमि जो नजुल भूमि है, जो आबादी भूमि है, जिसे नजुल लैंड कहा जाता है, आबादी भूमि को भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। तीसरी चीज, यदि उसको कोई सार्वजनिक हित लगता है, यदि सरकार को लगता है कि कोई सार्वजनिक हित है, तब उस स्थिति के अंतर्गत नगर पालिका से वो भूमि ले सकती है। तो 3 स्थितियों के अंतर्गत ये, बाकी सारी जो भूमि है वो सब नगर पालिका की है। तो इसका मतलब देखो, बात सीधी सी अर्थ यही है कि जो नगर पालिका का एरिया पेरिफेरी उसके अंतर्गत बना दी गई है, इस पेरिफेरी के अंतर्गत जो चीज आ रही है, यदि राज्य सरकार ने आरक्षित नहीं की है, यदि नजुल लैंड मतलब आबादी भूमि नहीं है, यदि वो कोई अपने कोई सार्वजनिक हित के लिए राज्य सरकार ले सकती है, किसी ऑफिस को अलॉट कर सकती है, इस प्रकार की भूमि नहीं है, तो वो सब के सब भूमि बाकी किसके अंतर्गत आती है, नगर पालिका संपत्ति के अंतर्गत आती है। अब इसके अंतर्गत नगर पालिका क्या करती है, नगर पालिका इसके अंतर्गत नियंत्रण कर सकती है, उस पर कंट्रोल कर सकती है, उस पर नियमन कर सकती है, उसका प्रबंध कर सकती है। ये सारे के सारे काम अपने नगर पालिका के द्वारा फिर उस भूमि पर किए जा सकते हैं। देखो एक बार उनके नाम सुन लीजिए। नगर पालिका संपत्ति को न्यासी के रूप में ध्यान धारित करती है। न्यासी मतलब ट्रस्टी, एक ट्रस्ट के रूप में, उनकी कोई अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक ट्रस्ट के रूप के अंतर्गत काम करते हैं। जैसे ट्रस्ट एक्चुअली एक रजिस्टर्ड एक ऐसी संस्था है जिसमें उनका खुद का नहीं है। जो बड़ी बड़ी देखो कंपनियां हैं, वो भी क्या करती है, अपने आप को ट्रस्ट बना देती है, उसको ट्रस्ट बना देती है, जिसमें बहुत सारे लोग, अध्यक्ष, सचिव वगैरह इस प्रकार के होते हैं। तो ये भी क्या होती है, एक ट्रस्ट के रूप के अंतर्गत ही काम करती है, किसी की पर्सनल संपत्ति के अंतर्गत नहीं होती है, जिससे उससे सार्वजनिक हित काम किए जा सके। नेक्स्ट देखो समस्त सार्वजनिक निहित भूमि, ठीक ना। इसके अलावा द्वार, बाजार, वधशालाएं, जो बूचड़ खाने, वधशालाएं क्या होगी, बूचड़ खाने, बूचड़ खाने जहाँ अपने जानवरों को काटा जाता है, ये भी सब किसके होंगे, नगर पालिका के अंतर्गत आएंगे। समस्त सार्वजनिक तालाब, जल के स्रोत, सार्वजनिक मल नालियां, सार्वजनिक उद्यान, समस्त सरकारी भवन, अपशिष्ट जिससे मृत पशु पक्षी भी सम्मिलित हो, भटके हुए जानवर, जो बेचारे जानवर इधर उधर भटक रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा ये जो नगर पालिका में सांड ज़्यादा घूमते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये नगर पालिका के, परंतु किसी प्राइवेट भटक गया है, पर प्राइवेट व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। मृत शरीरों के निर्वतन, डिस्पोजल के लिए समस्त सार्वजनिक स्थान को छोड़कर, यह नगर पालिका के अंतर्गत नहीं आएगा। ये देखो यहां से अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। मृत शरीर, यदि किसी का शरीर मृत हो चुका है, डिस्पोजल के लिए कोई समस्त सार्वजनिक स्थान को छोड़ करके ये भूमि नगर पालिका के अंतर्गत आएगी। अब राज्य सरकार भूमि को पुनर्ग्रहित करने में सक्षम है, उसको वापस ले सकती है राज्य सरकार को लगता है। यदि नगर पालिका उसका कुप्रबंध करे, उसका अच्छे से मैनेजमेंट नगर पालिका को सौंप तो दी, ये नगर पालिका को सौंप तो दी, पर इसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, या राज्य सरकार लोक हित के अंतर्गत ले सकती है। तो यदि हम इसको शॉर्ट और समराइज के अंतर्गत करें तो यही चीज आती है, क्या आती है, नगर पालिका जो पेरिफेरी एरिया बना दिया है उसके अंतर्गत आने वाली समस्त संपत्ति आ जाती है। चलो रिवीजन क्लास चल रही है, इतना ज़्यादा डिटेल नहीं लेना चाहिए ना।
68 क क्या कहती है? ये कहती है भूमि का नगर पालिका में नीत होना तथा उसका वयन किस प्रकार से वह उसका डिस्पोजल करती है, उसको डिस्पोज करती है, ये इसके अंतर्गत आया हुआ है। देखो अब बात आती है, हाँ, नगर पालिका में नीत होना तथा उसका वयन, ये देखो इसके अंतर्गत दिया हुआ, इंग्लिश में भी अपन ने इसी लिखा लैंड ऑफ वेस्ट, जो उसमें नीत होना, उसके अंतर्गत शामिल होना। इन द म्यूनिसिपैलिटी इट्स डिस्पोजल, उसका वयन कैसे किया जाए, उसका वयन किस प्रकार से, उसको कैसे डिस्पोज किया जाए, कैसे डिस्पोजल किया जाए। देखो किस प्रकार से उसको अपन मतलब कि डिस्पोज का वयन का मतलब होता है कैसे उपयोग लेना, कैसे उसको उपयोग में लिया जा सकता है, ये भी अपन कह सकते हैं। डिस्पोजल मतलब उसका किस प्रकार से डिस्पोजल किया जाए, कैसे उसका निवारण किया जाए, ये है। अब पर किसका नहीं कर सकती है? नजुल भूमि को छोड़कर मैंने पहले भी बताया था, जो नगर पालिका पेरिफेरी है, कोई ग्राम पंचायत है, उसके अंतर्गत यदि आबादी कोई क्षेत्र है, वो आबादी क्षेत्र क्या कहलाता है? नजुल भूमि कहलाता है, और इस पर राज्य सरकार का अधिकार रहता है। तो ये नगर पालिका में नीत नहीं होगी। नगर पालिका में नीत भूमि के किसी भी समय विकास प्राधिकरण यदि कोई उसके अंतर्गत ऑथोरिटी बना दी है, जैसे आपने देखा होगा जेडीए जोधपुर हो गया है, जैसे अजमेर का हो गया है, जो भूमि विकास प्राधिकरण बने हुए, कोई नगर सुधार न्यास बना दिया है, या राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य प्रयोजन की अपेक्षा की जाए तो राज्य सरकार किसी विभाग को ठीक समझे तो सौंप सकती है। नियर अबाउट 68 क के अंतर्गत वही बातें लिखी हुई है। तो ये चीजें एक्चुअली क और ये क्यों किया गया है, इसमें थोड़ी सी कोई चीजें शामिल करनी होती है, तो ये अमेंडमेंट करके, संशोधन करके इन चीजों को शामिल किया जाता है। ये मूल एक्ट के अंतर्गत इस प्रकार की चीजें नहीं थी। चलो नेक्स्ट, अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है, देखो करार, विनिमय, पट्टा, अनुदान आदि द्वारा नगर पालिका की संपत्ति का अर्जन करना। एक्विजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी बाय म्युनिसिपैलिटी कैसे लेती है? एग्रीमेंट के द्वारा। कैसे? एग्रीमेंट के द्वारा। विनिमय एक्सचेंज के द्वारा। पट्टे को अपन कहते हैं लीज पे ली जाती है। पट्टा क्या है? आपको क्या दी जाती है? नगर पालिका द्वारा लीज ली जाती है, लीज पे दिया जाता है। लीज पर आपको जैसे 99 ईयर्स के लिए आपको पट्टा दे दिया जाता है, उसके बाद में उसका पट्टा वापस से हट जाता है। और पट्टा लेना क्या होता है? पट्टे के द्वारा ही क्या होता है कि आपको जो लोन वगैरह है, जो रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री के अंतर्गत लोन वगैरह नहीं मिलते, तो आपको क्या है? पट्टा लेना पड़ता है। और ये पट्टा तथा अनुदान, ग्रांट द्वारा नगर पालिकाओं द्वारा संपत्ति का अर्जन करना। करार द्वारा कर सकती है, कोई करार करके एग्रीमेंट किया और नगर पालिका संपत्ति का अर्जन कर सकती है। यदि किसी विनिमय के द्वारा ये संपत्ति दे दो और ये संपत्ति ले लो, ये कर सकती है। कोई लीज के द्वारा दे सकती है। कोई ग्रांट है, उसके अंतर्गत कोई समस्या भी नहीं है, तो ऐसे संपत्ति का अर्जन कर सकती है। 69 के तहत कर सकती है। नगर पालिका, देखो इनको याद करने के लिए आपको क्या करना है, इनका ऑडियो या वीडियो ऐसा कुछ रिकॉर्ड है, इनको बार बार सुनो और बार बार इन चीज़ों को आपके आगे जो पेपर के अंतर्गत लिख करके चिपका दीजिए और बार बार देखोगे। और कई सारे अपन टेस्ट लेंगे, उन टेस्टों से ये आपकी रट सी जाएगी। इसमें ज़्यादा इतना हैक्टिक नहीं होना, कैसे याद होगी क्या नहीं होगी, सब हो जाएगा अपने आप ही। नगर पालिका ऐसी शर्तों और निर्बंधनों जो उसके द्वारा अनुमोदित किए जाएं, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कैसे ले सकती है? राज्य सरकार का देखो पूर्व अनुमोदन यहाँ जरूरी है। देखो यहाँ क्वेश्चन बन रहा है, राज्य सरकार का क्या है? पूर्व अनुमोदन जरूरी है। मैं ये 5 स्टार लगा रहा हूँ, यहाँ से ही क्वेश्चन बन रहा है। बाकी चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं, अपना ओवरव्यू, अपनी थिंकिंग, अपनी सोच, अपनी उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। करार द्वारा कोई स्थावर संपत्ति को, कोई स्थायी संपत्ति है, स्थावर संपत्ति को प्रभावित करने वाले कोई सुखाधिकार, उसका सुख भोग सकती है, अर्जित कर सकती है, सुखाधिकार और अर्जित कर सकती है। करार द्वारा विनिमय के द्वारा ले सकती है, किसी भाड़े या पट्टे पर ले सकती है। नगर पालिका कोई दानदाता दे, कोई उसको डोनेशन दे, अनुदान दे, कोई ग्रांट दे या समर्पण, कोई किसी को बिल्कुल छोड़ देता, अपने हिसाब से भी उसको समर्पित कर सकता है। चाहे किसी आय के रूप में हो, कोई जंगम मतलब कि जो मूवेबल है, और स्थावर संपत्ति, इमूवेबल संपत्ति प्राप्त कर सकेगी, जिसमें नगर पालिका को किन्हीं कृत्यों को, उनके फंक्शंस को निर्वहन में फायदा कर सकेगी। ये इसके मुख्य चीजें दी है। अब ये भी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रख लीजिए। और किस प्रकार से करेगी? नगर पालिका के पूर्त हेतु धार्मिक न्यास अधिनियम, पूर्त हेतु धार्मिक अधिन्यास अधिनियम 1920 के तहत, या भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत, 82 के तहत इस प्रकार से प्राप्त कर सकेगी।
अपन पढ़ रहे थे, सॉरी, चलो नेक्स्ट। हाँ, तैयार कर सकेगी के अधीन सर्जित किसी न्यास का हितग्राही होना विधिपूर्ण होगा, उसकी के तहत जो मतलब कि लॉ के अकॉर्डिंग हो। ये तो आया हुआ धारा 69 के तहत। तो धारा 69 अपन को क्या बताती है कि अपन जो नगर पालिका है वो नगर पालिका अपने क्या कहती है, भूमि को किसी करार के द्वारा ले सकती है, या किसी विनिमय के द्वारा, एक्सचेंज के द्वारा, या फिर पट्टे के द्वारा, या फिर अनुदान द्वारा अपने संपत्ति का अर्जन कर सकती है। ये क्या कहती है, 69 कहती है। अब इस 69 के अंतर्गत देखो कुछ चीजें चेंजेज हुई है। चेंजेज क्या हुई है वो अपन इसके अंतर्गत देख लेते हैं। कुछ ये भी अमेंडमेंट शामिल किया गया। अमेंडमेंट क्या शामिल किया गया है, ये 69 के को शामिल किया गया है। अब इसमें क्या चीजें दी है 69 के अंतर्गत, देखो सीधी यदि मैं शॉर्ट के अंतर्गत आपको एक सामान्य भाषा के अंतर्गत कहूं तो ये कह रहा है, कतिपय भूमियों में अधिकारों के अधिर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा विलेख जारी किया जा सकता है ना, पट्टा विलेख जारी करना। अब कैसे, कतिपय भूमियों मतलब यहां है एक्सेप्टेंस ऑफ सरेंडर ऑफ जो राइट्स है इन सर्टन लैंड्स एंड इश्यूज ऑफ लीज डीड। मतलब कि ये बात यहां पर कह रहा है कि आपकी कोई प्राइवेट जमीन है, ये प्राइवेट जमीन है, और आपको लगता है कतिपय भूमियों के अधिकारों के अधिर्पण और स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व को पट्टा, आपने क्या हुआ, आपकी जमीन थी, ठीक नहीं, और आपने जमीन क्या दे दी, जैसे नगर पालिका को कहा कि मैं इसमें, जैसे कई बार लोग रास्ते का समर्पण ज़्यादा करते हैं तो वो उसको सरकार को दे दिया जाता है। अब उस समर्पण के लिए समर्पण कर दिया और सरकार ने उसको क्या कर दिया, स्वामित्व का पट्टा जारी कर दिया। उनके पास पहले कोई ऐसे इस प्रकार का अधिकार नहीं था, वो भी अपने इसके अंतर्गत किया जा सकता है। ये 69 क के अंतर्गत दिया है। देखो पढ़ोगे तो और पता चल जाएगा। कोई व्यक्ति जो नगर पालिका की अधिकारिता के भीतर नगर पालिका द्वारा जारी किसी पट्टे की अनुज्ञप्ति के अधीन से अन्यथा गैर कृषि भूमि जो कृषि कार्य में नहीं आ रही है धारित करता है, तो वह नगर पालिका से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों के अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों को नगर पालिका के पक्ष में वित्त ऋषि से अध्यर्पण कह दो या समर्पण कर सकेगा, और नगर पालिका ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगी और पूर्ण स्वामित्व को पट्टा जारी कर सकेगी। देखो इतनी बात का एक सार देखें तो ये नगर पालिका के अंतर्गत कोई मेरी गैर कृषि भूमि आई हुई है। अब ये गैर कृषि भूमि है और मेरे पास में क्या है, इसका कब्जा है, पर मेरे पास में इसका क्या है, पट्टा नहीं है। अक्सर देखो जो पट्टे जारी करने का भी जो प्रशासन शहरों के संघ भी चल रहा है उसमें पट्टे जारी किए हैं, मेरे पास में इसका कब्जा तो है पर अभी इसका पट्टा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसके पट्टे के लिए वहां पर आवेदन करूंगा और उसके अकॉर्डिंग वो नगर पालिका उसको पट्टा जारी कर सकेगी। ये इसके अंतर्गत मोटी मोटी बात लिखी हुई है और 69 क के अंतर्गत ये बात लिखी हुई है। अब देखो नेक्स्ट इसी के अंतर्गत, कोई व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के अधीन जारी कोई आदेश या पट्टा धारित करता है तो वह नगर पालिका से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि पर अपने अधिकारों को नगर पालिका के पक्ष में अध्यर्पण कर सकेगा। अध्यर्पण वही समर्पण कर सकेगा, उसको सरेंडर कर देगा, और नगर पालिका ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगी और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगी। वही बातें लगभग रिपीट हो रही है। यदि ऐसी भूमि पट्टाधृत आधार पर है, पट्टे के आधार पर, तो एक बार ये पट्टा राशि जो वित्त की जाए, जमा कराई जाए पूर्ण स्वामित्व पट्टा, अब उसको पट्टा प्राप्त करने के लिए फोकट में पट्टा नहीं मिलेगा, उसके लिए कुछ मिनिमम राशि रखी जाती है, उस मिनिमम राशि के अकॉर्डिंग वह पट्टा जारी किया जाता है। अब देखो इसकी धारा उपधारा 1 और 2, अब देखो इतनी धाराएं आपको वैसे याद नहीं करनी है पर आप एक बार इसको और ही हो रहे हैं, ठीक है ना। आपको मुख्य जो एक्ट है, एक्ट के अलावा जो उसके सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन और उसकी मुख्य चीज़ों को याद रखना है। कभी कभी कोई ऐसा एक्ट लगता हो, अपने उपधारा लगती हो, तो उसको देख सकते हैं कि अधीन नगर पालिका द्वारा अधिकारों को स्वीकार कर लिए जाने पर उक्त भूमि में धारक समस्त अधिकारों नगर पालिका में नीत हो जाएंगे, ठीक है ना। नगर पालिका इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के तद्दीन बनाए गए ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए धारक द्वारा ऐसी फिलिस या प्रभारों के संदाय पर मतलब उसको कुछ ऐसा पेमेंट करके इस प्रकार का काम कर सकती है जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाए। देखो यहाँ पर ये धारित करने का काम कौन कर रहा है, राज्य सरकार करती है।
उक्त भूमि धारक पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करेगी। जारी पूर्ण स्वामित्व पट्टा उन समस्त प्रसिद्धाओं और ये देखो सर रॉन्ग लिखा गया, प्रसिद्धाओं और शुल्कों, ये क्या होगा, प्रसिद्धाओं और शुल्कों जो पैसे हैं शुल्कों के अधिधीन होगा जो भूमि से संलग्न थे और उपधारा 1 और 2 के अधीन नगर पालिका द्वारा अधिकारों की स्वीकृति से तुरंत पूर्व में विद्यमान थे। तो कुल मिला के मोटा मोटा चीज यही है, आपकी भूमि ये आ रही है उसका समर्पण सबसे पहले समर्पण नगर पालिका को करना पड़ेगा और इसके बाद में ये पट्टा जारी कर देंगे और आपका पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा। तो ये अपने 69 पढ़ी और 69 के बाद में 69 क को देखा। तो कतिपय भूमि पर अधिकारों का अध्यर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व को पट्टा किसके अंतर्गत आ रहा है, 69 के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, चलो अब बात आती है धारा 17 की। धारा 17 क्या कहती है कि भूमि का अनिवार्य अर्जन, भूमि का अनिवार्य अर्जन, भूमि का अनिवार्य अर्जन मतलब कि उसको किस प्रकार से अनिवार्य रूप से अर्जित कर सकती है, उसका अधिग्रहण कर सकती है, उसको एक्विजन कर सकती है। कुल मिला के सीधी सी बात क्या है, एक्विजन्स कैसे होता है, एक्विजन्स मतलब उसका किस प्रकार से अधिग्रहण कर लिया जाता है। तो अब देखो कई बार क्या होता है कि नगर पालिका के अंतर्गत कोई रोड निकल रही है, ठीक ना, अब वो रोड निकलनी सबके लिए, पूरी नगर पालिका के लिए जरूरी है और रोड को भी क्या है कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि उसको रोड को चौड़ा करना पड़ता है। अब ये इसको करने के लिए अब आसपास की क्या होगी, इस भूमि को यदि ये इसको नहीं करेगी तो इसका क्या होगा, सौंदर्यीकरण भी खराब हो रहा है। तो इसके लिए वो उसको क्या है, कुछ मुआवजा देकर के वो उसका क्या है, अनिवार्य अर्जन कर सकती है। अब अनिवार्य अर्जन करेगी तो क्या सीधा नगर पालिका कर लेगी, नहीं भाई, इसमें सबसे पहले कौन करेगा, ये राज्य सरकार को कहेंगे कि भाई हमें इस रोड को सुंदर करना है और यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो आप हमारे करो। फिर राज्य सरकार इसके अंतर्गत कुछ मुआवजे के लिए कहेगी और मुआवजा देकर के इसको मुआवजा दे दिया है, भाई यहाँ से अपनी ज़मीन तो दे ही रहे हैं, कितना तकलीफ वाला काम है, तो मुआवजा देकर के इसके अंतर्गत अधिग्रहण किया जा सकता है। ये इसके अंतर्गत मोटे मोटे तौर पर बात आती है। अब इस अधिग्रहण के अंतर्गत जो मुआवजा राशि है वो मुआवजा राशि कौन देगा, वो नगर पालिका देती है। वो कौन देगा, नगर पालिका देती है। आप लोगों ने कहा था सर कि बिल्कुल हमें पहले शॉर्ट में समझाओ फिर ऐसे समझाओ, चलो जैसा आपको हरी इच्छा हो परबर, ठीक ना। जब कोई भूमि या भूमि पर अधिकार चाहे वह नगर पालिका की सीमा के भीतर हो या बाहर हो, अधिनियम के प्रयोजन के लिए, अब होगा देखो ये सब अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार नगर पालिका के अनुरोध पर, राज्य सरकार कब करेगी, नगर पालिका के अनुरोध पर। यहां से देखो क्वेश्चन बन रहा है, राज्य सरकार भी कब करेगी, नगर पालिका के अनुरोध पर। उसकी भूमि अर्जन अधिनियम ये 1894 किसके तहत करेगी, भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत। जो भी उपबंध है उसको छोड़ो, उपबंधों के दिन उससे अर्जित करने की कार्रवाई करेगी और नगर पालिका द्वारा राज्य सरकार के तदीन अधिनिर्णित मुआवजे ऐसे अर्जन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उपगत अन्य प्रभारों का संदाय का मतलब उनको पेमेंट करेगी और भूमि या यथास्थिति अधिकार नगर पालिका में नीत हो जाएंगे। उसके बाद में ये भूमि किसकी हो जाएगी, नगर पालिका की हो जाएगी। इसका मतलब कि जो ये एक्विजन का सिस्टम है, एक्विजन के अंतर्गत अधिग्रहण के अंतर्गत क्या होगा कि नगर पालिका पहले राज्य सरकार को कहेगी और राज्य सरकार उसके अंतर्गत अधिग्रहण करेगी और जो अधिग्रहण का मुआवजा राशि है वो नगर पालिका को बता देगी और नगर पालिका उसके अंतर्गत क्या होगा, अधिग्रहण कर लेगी। ये इसमें सबसे बड़ी चीजें आई हुई है। अब देखो नेक्स्ट चीज है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, हाँ 71 क्या है। अब इसके अंतर्गत आगे देखो अपन अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे तो सारा चीजें आपके पूरा फंडा है जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कतिपय भूमियों पर आवंटन और नियमन आदि, कतिपय कौन सी, अलॉटमेंट और रेगुलराइजेशन ईटीसी ऑफ सर्टेन लैंड्स, कतिपय भूमियों का आवंटन और नियमन, अलॉटमेंट ऑफ रेगुलराइजेशन ऑफ सर्टेन लैंड्स, कुछ जो भूमियां हैं उनकी किस प्रकार से उनका आवंटन होगा और कैसे उनका नियमन करेंगे। तो देखो कैसे अलॉटमेंट होगा और कैसे नियमन करेंगे। अब इसके अंतर्गत मुख्य चीज आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखोगे कि इसमें क्या चीजें चेंजेज हुई है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चेंजेज क्या हुआ है, ये पहले अपने भूमि सुधार भू राजस्व अधिनियम बना हुआ है, जो अपने लैंड के लिए बना हुआ है, भू राजस्व अधिनियम 1956 बना हुआ है। आप यहीं से सुन लीजिए, इसकी सारी चीजें यहीं पे क्लियर हो जाएगी। 1956 बना है। अब इसके अंतर्गत कोई जो भूमि है
अब उस भूमि का क्या है, जो उस भूमि है, उस भूमि को उसके अंतर्गत एक धारा आती है 90 क। देखो पहले यहाँ 90 ख थी, उसको चेंज करके क्या कर दिया इन्होंने 2012 या समथिंग जो संशोधन हुआ है उसमें कर दिया है, 90 क के तहत कर दिया है। इस 90 क के तहत क्या कर दिया इन्होंने, जो भू राजस्व अधिनियम की धारा है, ये 90 क इसकी धारा नहीं है, एक्ट की धारा नहीं है, ये इसकी भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 क है। इस 90 क के तहत है जो नगर पालिका का उसके अंतर्गत कन्वर्जन करने का काम है। भूमि का क्या कर सकती है, ये जो नगर पालिका के भूमि के अंतर्गत आ रही है, ये पहले कोई और भूमि थी, किसी इसका उपयोग, जैसे अलग अलग भूमियाँ हैं, इनके अलग अलग उपयोग है। अब इसमें ये इन्होंने कन्वर्जन फाइल लगाते हैं और ये कन्वर्जन फाइल जाएगी यहाँ पर जाएगी, और इसका कन्वर्जन इस प्रकार से कन्वर्जन किया जा सकता है। और कन्वर्जन करने के लिए उसको क्या है, कुछ शुल्क वगैरह देना पड़ेगा उसके कन्वर्जन के लिए, कि भाई अब हम यहाँ पर इसे आबादी भूमि के अंतर्गत कन्वर्ट कर सकते हैं। कुल मिला के ये है। और उसका फिर आवंटन और नियमन, उसके अंतर्गत कोई भी मकान वगैरह जो भी बनाए जा सकते हैं। अब देखो एक बार इसको पढ़ोगे तो और भी पता चल जाएगा। ऐसी समस्त भूमियाँ जो भू राजस्व अधिनियम 1956 के अधिनियम की संख्या या 90 ख को क्या कर देना है, 90 क कर देना है या 90 ए कर देना है के अधीन खातेदारों के धारण अधिकारों के हित का पुनर्ग्रहण यथा स्थिति अध्यर्पण होता है वही समर्पण, सरेंडर करना, पर नगर पालिका के व्ययनाधीन डिस्पोजल रखी गई समझी गई है। अधिमानतः ऐसे व्यक्तियों को जो उक्त धारा 90 क यहाँ क्या हो जाएगा 90 के ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत है। विनीत दस्तावेजों के आधार पर यह यथास्थिति उपधारा 90 क की उपधारा को हटा दीजिए के अधीन उस व्यक्ति की जिसने भूमि अधिर्पित किए कब्जा रखता है, उस पर निर्बंधनों और शर्तों द्वारा आवंटन उसकी पात्रता की परीक्षा करने के पश्चात नगर पालिका ऐसे प्रभारों और प्रीमियम यथा स्थिति दोनों का संदाय, प्रभार और उसके जो प्रीमियम है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई, उससे क्या लेगी, आपको पट्टा जारी कर दिया है तो उसके लिए कुछ प्रभार और कुछ प्रीमियम जो एक मिनिमम राशि रखी गई है और दोनों ले सकती है। अधिदिन ऐसी दरों पर राज्य सरकार द्वारा नियमित विहित की जाए तथा आवंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी। परंतु किसी भी ऐसी भूमि का आवंटन या नियमितीकरण नहीं किया जाएगा। ऐसी भूमि का आवंटन ऐसा नहीं है कि मन पड़े जो आवंटन कर दे, जो सार्वजनिक उपयोगिता या सेवाओं से हो, जैसे कोई उद्यानों की भूमि हो, ठीक ना, या फिर पौधशाला हो, ये ध्यान रखना है किसका नहीं किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना है। पौधशाला, सिविल, सैन्य विमानन, बस अड्डे, परिवहन, रेलवे, सार्वजनिक सड़कें, राजमार्ग, फुटपाथ, विद्युत, टेलीफोन, विश्वविद्यालय, शमशान घाट, कब्रिस्तान के लिए कैसे अन्य प्रयोजन के लिए जो राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट हो, सम्यक रूप से चिन्हित किया गया है। इस प्रकार की भूमि पर वो अपना अलॉटमेंट जारी नहीं कर सकती है। उपधारा 1 के तहत प्रभार राज्य संचित निधि और नगर पालिका निधि में राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए जाएंगे और जमा किए जाएंगे। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया कि 90 क के तहत ये एक कार्रवाई की और एक भूमि इन्होंने सरेंडर की कि इसको हम आबादी भूमि बनाना चाहते हैं या और अन्य कोई भूमि में चेंज करना चाहते हैं। तो अब इसको क्या होगा कि इससे कुछ प्रभार लेगी और ये प्रभार है जो राज्य की संचित निधि और नगर पालिका निधि जैसा राज्य सरकार अवधारित करेगी उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। नगर पालिका खुद नहीं चाहेगी, जैसा राज्य सरकार कहेगी उसके अकॉर्डिंग उसके अंतर्गत करेंगे। देखो इससे पहले एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो क्लास के इंटरफ्रेंस के लिए कोई दिक्कत आ गई टेक्निकली, उसके लिए चलो लेट्स स्टार्ट। अब देखो नगर पालिका संकल्पों के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा संविदा और ऐसे संकल्पों का संदाय 72 के अंतर्गत दिया हुआ है। इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट बाय द ऑफिसर अपॉइंटमेंट कर सकती है गवर्नमेंट बाय एग्जीक्यूट म्युनिसिपल वर्क्स पेमेंट फॉर सच वर्क। जैसे ये नगर पालिका है, अब जो कर्मचारी हैं वो तो है ही है, और नगर पालिका के अंतर्गत कोई एक्स्ट्रा काम है और उसके लिए यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट पर व्यक्ति लेना चाहती है तो वह ले सकती है। इसके अंतर्गत वो राज्य सरकार उनकी नियुक्ति करेगी और नगर पालिका के द्वारा उनका पेमेंट किया जाएगा। ये इसके अंतर्गत बात आई हुई। धारा 82 के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नगर पालिका की ओर से किसी संक्रम अन्य कोई काम है, अन्य कोई वर्क है, उसके निष्पादन के लिए राज्य सरकार नियुक्त कोई भी व्यक्ति ऐसे नियंत्रण के अधीन रहते हुए राज्य सरकार को विहित करे। ऐसे संक्रम में रखी गई राशि की सीमा तक उसके लिए फिक्स है कि भाई ये काम के लिए इतनी सीमा है, यहाँ तक इतने आदमी रख सकते हैं, और ऐसी सुविधाएं जो कॉन्ट्रैक्ट है कर सकेगा जो ऐसे संकल्प के निष्पादन के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, और नगर पालिका इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति
तो ऐसी राशियां को जो प्रयोजन के अपेक्षित तो उपयुक्त सीमा तक संदाय करेगी। तो जो चीज़ें भी ये कॉन्ट्रैक्ट पर गवर्नमेंट रख सकती है और उसका पेमेंट कौन करेगा, नगर पालिका के द्वारा किया जाएगा। ये इसके अंतर्गत मुख्यतः बात आई हुई है। एक बार थोड़ा सा फास्ट रिपीट रिवीजन कर देते हैं। देखो, ये धारा 69 की अपन ने बात की थी। धारा 69 के अंतर्गत धारा 69 कहती है एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय म्युनिसिपलिटी एग्रीमेंट, लीज, ग्रांट और ईटीसी किस प्रकार से नगर पालिका संपत्ति का अर्जन करती है। तो एक तो करार के द्वारा कर सकती है, एग्रीमेंट के द्वारा, विनिमय एक्सचेंज के द्वारा, या एक्सचेंज लिखा नहीं है, पट्टे के द्वारा, अनुदान के द्वारा, ये नगर पालिकाओं का संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः चीज यही चीज इसके अंतर्गत दी हुई है। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं, करार, विनिमय, पट्टा, अनुदान द्वारा नगर पालिका का संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है। अब इसके अलावा ये जो कोई भी चीज होगी और ये जो इसके अकॉर्डिंग काम करेगी, ये सरकार की अनुमति से काम करेगी। सरकार की इस प्रकार का कोई काम करती है तो क्या है, सरकार की अनुमति के द्वारा ये काम किया जाएगा। इसका मतलब वो किसी भी जो मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल हो, चाहे जंगम हो, चाहे स्थावर संपत्ति हो, चाहे जंगम हो, चाहे स्थावर, चाहे गाड़ियाँ वगैरह हो या कोई स्थायी संपत्ति हो, उनका अर्जन किया जा सकता है। ये 69 के अंतर्गत दिया हुआ। अब इसी प्रकार से 69 ए क्या कहती है, ए एक्सेप्टेंस ऑफ सरेंडर ऑफ राइट सर्टन लैंड्स एंड इश्यूज ऑफ लीज डीड, कतिपय भूमियों के अधिकारों के समर्पण की स्वीकृति और पट्टा विलेख। जैसे कोई भूमि है, ये नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ये नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और कोई गैर कृषि भूमि है, उस पर कृषि नहीं, एग्रीकल्चर की भूमि नहीं है। अब नगरपालिका उसके लिए उसको पहले क्या करना पड़ेगा, उसका समर्पण करना पड़ेगा, और उस समर्पण के बाद में उसको पट्टा विलेख, उसको पट्टा जारी करके पूर्ण स्वामित्व इसके अंतर्गत दे सकती है, पूर्ण स्वामित्व उसको प्रदान कर सकती है। और ये पट्टे फिक्स है, जैसे 99 ईयर्स या किसी निश्चित अवधि के लिए दिए जाते हैं। अब देखो जो 17 है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड, भूमि का, ये भूमि का है, भूमि का अनिवार्य अर्जन। यदि कोई जैसे रोड पट्टे वाली पर ने बात कही थी, ये रोड का एक्सटेंशन करना है, अब भूमि का क्या है, अनिवार्य अर्जन कर सकती है। पर अनिवार्य अर्जन करने के लिए अपन ने एक सीधी सी बात कही थी, ये पहले कहेगी राज्य सरकार को, खुद ही नहीं कर देगी, ये कहेगी राज्य सरकार को, और राज्य सरकार को लगता है कि ये ठीक है, तो राज्य सरकार इस भूमि का अधिग्रहण करेगी, और उस भूमि का अधिग्रहण कर लिया, अब इस पर कहेगी कि कोई जो मुआवजा है, और वो मुआवजा कौन देगा, ये मुआवजा देगा नगर पालिका के द्वारा दिया जाएगा। ये इसके अंतर्गत मुख्यतः चीजें लिखी हुई है। नेक्स्ट देखो, ये धारा 71 कहती है अलॉटमेंट रेगुलेशन ईटीसी सर्टन लैंड्स, कतिपय भूमियों के आवंटन और नियमन कैसे किया जाए। कतिपय भूमियों को आवंटन और नियमन वाली बात क्या आती है कि जो ये भूमि देख लीजिए आप, ये इसके अंतर्गत ये जो भूमि है, जो अपने कोई भी जैसे नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत भूमि आ गई है। अब इस भूमि के अंतर्गत देखना है, अपन ने यहां पर देखा था कि ये जो भू राजस्व अधिनियम है, कौन से नियम देखा था, भू राजस्व अधिनियम, और भू राजस्व अधिनियम की जो धारा 90A है, उस 90A के तहत क्या करना पड़ेगा, यदि कोई नगर पालिका के अंतर्गत कोई भूमि आ रही है और उस 90A के तहत क्या करना पड़ेगा, उसको सरेंडर करेगा, उसको क्या करेगा, उसको सरेंडर करके, मतलब उसको जो 90A के तहत उस भूमि का क्या है, कोई भूमि थी किसी उपयोग के लिए, अन्य उपयोग के लिए ली जा रही थी। अब इस 90A के तहत कोई जैसे बिल्डर है, वो बिल्डर कहेगा कि भाई मुझे यहाँ कुछ बनाना है, और मैं 90A के तहत उसको फाइल को लगाएगा। इस 90A के तहत फाइल लगाएगा, इस 90A के तहत जब फाइल लगाई जाएगी तो इस भूमि का क्या है, जो उपयोग पहले किया जा रहा था, उस उपयोग को क्या है, उस भूमि के कन्वर्जन किया जाएगा, उसका परिवर्तन किया जाएगा। अब ये परिवर्तन कर लिया, तो ऐसा ही नहीं करती नगरपालिका। इस नगरपालिका इसके लिए क्या करती है, कुछ उसके लिए प्रीमियम राशि लेती है, उसके लिए क्या लेती है, कुछ प्रीमियम, और कुछ जो भुगतान है वो उसको भुगतान, और कुछ ऐसी राशि उसको ली जाती है, और उस राशि उसको लेने के बाद में उसको नगरपालिका के अंतर्गत, हाँ, अब ये जो राशि ली है, इस राशि को भी किसके अंतर्गत दिया जाएगा, ये या तो राज्य सरकार की संचित निधि में या नगरपालिका के निधि के अंतर्गत, जैसा राज्य सरकार चाहे वहां पर ये इसको दे सकती है। अब नेक्स्ट देखो 72 क्या कहती है,
कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑफिशियल अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट टू एग्जीक्यूट म्युनिसिपल वर्क्स एंड पेमेंट ऑफ सच वर्क। नगर पालिका संकल्पों के निष्पादन के लिए जो उसके काम है उनके निष्पादन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी, और नियुक्त कैसे अधिकारी, जो संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर है ऐसे संक्रमणों के लिए सदाई करने के लिए। और जो ये नगर पालिका के अंतर्गत कोई काम हो रहा है, नगर पालिका के अधिकारी खुद ही है, ठीक है। अब इसके अलावा भी ये अन्य कुछ फिक्स नियत देय पर, कुछ नियत देय पर क्या है, राज्य सरकार उनको अपॉइंट करेगी और उस काम के लिए ये अपने नगर पालिका के द्वारा उनको जो उसका पेमेंट है वो नगर पालिका के द्वारा दिया जाएगा। ये इसके अंतर्गत मुख्यतः बात आई हुई है। अब देखो इसके कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, इसी से आपको मास्टरी आएगी। मास्टरी कैसे आएगी, धारा 70 के तहत नगर पालिका भूमि का अनिवार्य अर्जन कर सकती है। देखो धारा नगर पालिका 70 म्युनिसिपैलिटी कैन एक्वायर्ड रोल मैंडेटरी अंडर सेक्शन 17। कैसे नगर पालिका 70 के तहत भूमि का अनिवार्य अर्जन कर सकती है। क्या मुख्य नगर पालिका अधिकारी कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। नगर पालिका का अध्यक्ष कर सकता है? नहीं कर सकता है। राज्य सरकार भूमि का अधिग्रहण करेगी, बिल्कुल राइट। ये इसमें राज्य सरकार भूमि का अधिग्रहण करेगी और फिर उसको अपने नगर पालिका को सुपुर्द करेगी। फिर नगर पालिका जैसा चाहे उस प्रकार से उसके अंतर्गत काम कर सकती है, पर कुप्रबंध नहीं कर सकती है। और नगर पालिका भूमि का मुआवजा नहीं देगी, ये भी बिल्कुल नहीं है, उसको भूमि का मुआवजा भी देना पड़ेगा। ये अनिवार्य अर्जन की बात है। इससे आपको मल्टीपल क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। नेक्स्ट देखो, नजुल भूमि किसे कहते हैं। मैंने कई बार इस चीज को अपन ने कहा, व्हाट इज ए कॉल्ड नजुल लैंड। तो पार्क लैंड इन ए म्युनिसिपैलिटी, ऐसे प्रकार का ऑप्शन है। नगर पालिका में पार्कों की भूमि, ऐसा लगेगा कि ये ठीक है भाई। नगर पालिका द्वारा खरीदी गई भूमि, ये भी नहीं है। नगर पालिका में जो आबादी भूमि है जिस पर राज्य सरकार का अधिकार रहता है, जिस पर राज्य सरकार का अधिकार रहता है, उसी भूमि को क्या कहते हैं, नगर पालिका की नजुल भूमि कहते हैं। इसके अंतर्गत सी ऑप्शन आएगा। तो इस प्रकार से हमने पूरी व्यू को देखा। बीच में हालांकि थोड़ा सा कट पेस्ट आपको लगेगा, थोड़ी सी क्लास के अंतर्गत डिस्टर्बेंस आया है, पर आप इस क्लास को एंजॉय करोगे तो आपको मजा आएगा। तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप अपने जो आपका टेस्ट होने वाला है और जो टेस्ट की डेट 28 रखी है उसके हिसाब से आप तैयारी करते रहें। यदि कोई नया आदमी है तो हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला आप उसके अंतर्गत ज्वाइन करें। देखो मैं आपके से इस प्रकार से कोई फीस नहीं ले रहा हूं, और 150 के आसपास लोग एनरोल हो चुके हैं। तो मैं तो कहता हूं आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो, ठीक नहीं। मैं सिर्फ आपसे यही चाहता हूं कि आप पूरी अपनी ताकत के साथ में, पूरी ताकत के साथ में इसके अंतर्गत काम करें।